जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। यह वीडियो 10th और 12th साइंस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विषय बायोलॉजी से हम एक चैप्टर को इसमें क्या शुरू करने वाले हैं। 12th और 10th दोनों हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों क्लास में ये चैप्टर पढ़ने के लिए दिया हुआ है। बायोलॉजी में खास करके देखा जाए तो किसमें? बायोलॉजी में। तो देखते हैं चैप्टर क्या है। तो जनन चैप्टर क्या है बायोलॉजी का? जनन। तो जनन अगर देखा जाए, जिसको इंग्लिश में हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो जनन जो है 12th का जो साइंस है, तो 12th का जो साइंस जो है उसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है, पहला यूनिट जो है वो क्या है? जनन है। और 10th का छठा चैप्टर देखते हैं तो उसका छठा चैप्टर क्या है पढ़ने के लिए? उसमें जनन है। तो इसलिए हम बताते हैं कि शुरुआती में कुछ समय तक इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो जनरली रूप से दोनों क्लास के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। जैसे हम जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के हैं, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कितने प्रकार के हैं, युग्मनज किसे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ों को जो है दोनों में समान रूप से पढ़ने के लिए है, 10th में भी और 12th में भी है। तो इसलिए हम दोनों क्लास को इसमें जोड़ने के काम कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर है दोनों में पढ़ने के लिए है। 12th का फर्स्ट चैप्टर है और उसके बाद 10th का छठा चैप्टर पढ़ने के लिए है। तो ये दोनों, अगर दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो कन्फर्म है कि ये आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो में नहीं, बहुत सारे इसका वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे, ध्यान से पूरे वीडियो का अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए, और कन्फर्म है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जनन चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी बातें आज बताएंगे इस वीडियो में, तो आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले चलते हैं क्या? जनन। जनन में देखते हैं क्या है। तो जनन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। जनन कहते किसे हैं पहले ये समझेंगे। जनन किसे कहते हैं? तो जनन को अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम जन्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम जन्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जन्म। जनन को अगर तोड़ा जाए तो जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है और अपने ही जैसे क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है। मतलब जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपने ही जैसे क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलिए इसका हम परिभाषा यहां से क्या करते हैं? लिखते हैं। देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। चलिए देखते हैं परिभाषा, क्योंकि ये जो है 10th और 12th के लिए अगर देखा जाए तो ये चैप्टर पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठाने के काम करता है इस चैप्टर से। तो देखते हैं इसका, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर देखते हैं। तो जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहां से हम देखते हैं इसका पूरा परिभाषा, इसको देखते हैं यहां से। तो जीव कह रहा है, जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है और अपने ही जैसे क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखते हैं यहां से, इसको परिभाषा को एग्जाम्पल को एक साथ में मिलाएंगे, एकदम कन्फर्म क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसा यहां से कह रहा है, जीव जिस प्रक्रिया द्वारा, मतलब कहने मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है और अपने ही जैसा क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन। अब देखिए, कोई भी जीव अगर पृथ्वी पर ले लेते हैं तो कोई भी जीव जो अपनी
संख्या में अगर वृद्धि करना चाहता है तो उसको कौन सी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा? तो जनन की प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और उसके कोई प्रक्रिया नहीं है अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, और कोई इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है। और कह रहा है अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है, और अपने ही जैसा क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है। अगर देखा जाए तो कोई भी जीव है, वो मनुष्य हो, पक्षी हो, जानवर हो, मछली हो, या और किसी प्रकार का हाइड्रा, खमीर या किसी प्रकार का जीव है, तो वो अपनी संख्या में जब वृद्धि करता है और वो जो जनन की प्रक्रिया अपनाती है तो उसमें जो संतान उत्पन्न होता है तो उसी के जैसा संतान उत्पन्न होता है। ऐसा थोड़ी है कि चेंज हो जाता है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को उत्पन्न जन्म देगा, या फिर जानवर है तो जानवर को, पक्षी है तो पक्षी को। ऐसा थोड़ी कि मनुष्य है तो जानवर को दे रहा है, जानवर है तो पक्षी को। तो वो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है। जब भी संतान उत्पन्न करेगा तो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से इसका परिभाषा मिलता है कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है और अपने ही जैसा क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलिए इसका यहाँ से एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे में अगर देखते हैं यहाँ से, तो जैसे में इसका हो जाता है मनुष्य, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। फिर उसके बाद जानवर हो जाएगा, उसके बाद अमीबा हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रा हो जाएगा। बहुत सारा जो आएगा इसमें क्या होता है? चलेगा आपका। ये सभी जीव है जो अपनी संख्या में वृद्धि और अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है? तो जनन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। नहीं तो अन्यथा ये दोनों काम करने के लिए, अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए और अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए, और इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है। और अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाता है जीव, तो ये जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जीव पृथ्वी पर है सभी को अस्तित्व बरकरार रखने का एक ही प्रक्रिया, वो कौन सा प्रक्रिया है? तो जनन प्रक्रिया है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से इसके हम प्रकारों को देखेंगे कि आखिरकार दुनिया में जितना जीव है तो क्या जनन मतलब जनन की प्रक्रिया द्वारा होती है? क्या एक ही प्रक्रिया इसमें आती है कि इसका और कोई प्रकार होता है? तो यहां से देखने के काम करेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताते हैं जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का मतलब दुनिया में जितना भी जीव है तो वो तो जनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, लेकिन कितने प्रकार द्वारा? तो कितने प्रकार द्वारा? जनन भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के द्वारा। तो यहां से देखेंगे तो 2 प्रकार कौन कौन होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां से इसके क्या प्रकारों को हम क्या करते हैं? देखने के काम करते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रकार। जनन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। इसकी प्रकार को अगर देखते हैं तो यहां से निकालते हैं तो जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। पहला आता है कौन सा जनन? तो लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन आता है। लैंगिक जनन को अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए अगर उसके बाद इसको देखते हैं, दूसरा देखते हैं तो कौन है? तो इसमें सिर्फ लग जाएगा क्या? अलैंगिक जनन। क्या लग जाएगा? अलैंगिक जनन। और इसमें इसका इंग्लिश अगर देखा जाए तो यहाँ जो सेक्सुअल है यहाँ पर सिर्फ इसके साथ क्या लग जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ से ए इसका अर्थी हो जाएगा। मतलब कहने के मतलब है जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक लैंगिक जनन और दूसरा कौन? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कहने के मतलब है कि जीव जितना भी दुनिया में जीव है तो ये दोनों प्रक्रिया, मतलब ये इसमें से कोई जीव इसको अपनाएगा, इस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, और इसमें से कोई जीव इस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। मतलब कहने के मतलब दुनिया में जितना भी जीव है तो ये दोनों
दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को अपनाकर अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है और अपने ही जैसा क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है। चलिए अब देखते हैं ये दोनों में प्रक्रिया क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये चीजों को देखते हैं। तो इसका जो परिभाषा आता है आपका लैंगिक जनन का, अगर परिभाषा पहले हम देख लेते हैं तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन को यहां से देखा जाए तो कहने का मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। चलिए यहां से आया क्या, अब इसको देखते हैं। यहां से हम सबसे पहले तो कह रहा है लैंगिक जनन का परिभाषा देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, तो लैंगिक जनन का कह रहा है। इसका क्या कहा, जनन क्या कह रहा था कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपने ही जैसा क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है। लेकिन यहां से इसका प्रकार बटा लैंगिक और अलैंगिक। तो यहां जो लैंगिक जनन बताता है कि जनन वैसी प्रक्रिया, जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा की क्या होती है, आवश्यकता। नर मतलब अगर बोले तो क्या, तो पुरुष बोलते हैं, और मादा मतलब क्या, स्त्री। मतलब कहने के मतलब है कि जनन की प्रक्रिया में अगर देखते हैं तो लैंगिक जनन में नर और मादा की क्या होती है, आवश्यकता। मतलब पुरुष और स्त्री की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जब भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाएगा तो इसमें नर और मादा का होना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर वो अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अन्यथा एक नर या एक अलग मादा अगर चाहेगा कि अपनी संख्या में क्या करें, वृद्धि करें, कि अगर एक मादा अगर सोचती है कि हम अपनी संख्या में क्या कर दें, वृद्धि कर दें अकेले, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपनी संख्या में इसको वृद्धि करने के लिए नर और मादा का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों का मिलने से ही क्या होती है, इसकी संतान उत्पन्न होती है। और क्या होता है, क्या अपने जैसा क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है। तो यहां से एक चीज हुआ आपका जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव नर और मादा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करता है। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे में अगर देखते हैं तो जैसे में अगर ले लिया जाए इसका, तो इसका आ जाएगा मनुष्य, और क्या जानवर, और क्या पक्षी, और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज आएगा। चलिए देखते हैं। अब कर रहा है मनुष्य। एग्जाम्पल कहने के मतलब है, आप पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मनुष्य जनन की कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है, तो कौन सी प्रक्रिया को, तो लैंगिक जनन को। मनुष्य जनन की कौन सी प्रक्रिया, लैंगिक जनन को। तो यहाँ से अब दिमाग लगाने वाली बात है कि मनुष्य बताइए, मनुष्य अगर अपनी संख्या में वृद्धि करना चाहता है और अपने जैसा संतान उत्पन्न करना चाहता है, तो क्या उसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, होती है, क्योंकि नर और मादा क्या, पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य में अगर देखा जाए, एक पुरुष चाहे कि हम अपनी संख्या में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, अपने जैसा संतान उत्पन्न कर दें अकेले, तो क्या यह संभव है, तो कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए और अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पुरुष और स्त्री की, और पड़ती भी है। किसकी जरूरत पड़ती है, पुरुष और स्त्री की जरूरत पड़ती है, मतलब नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। और आपका लैंगिक जनन का परिभाषा बताता है यहाँ से कि जिसमें जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, मतलब अकेले अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। तो यहाँ से आपका ये पकड़ाता है। जैसे में जानवर को ले लेते हैं, तो कोई भी जानवर अगर उसमें नर और क्या मादा
अगर उसमें से चाहेगा कि अपनी संख्या में क्या कर ले, अकेले वृद्धि कर ले या अपनी जैसा संतान उत्पन्न कर लें, तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि उसमें भी किसकी जरूरत पड़ेगा? नर और मादा की जरूरत पड़ेगी। पक्षी भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हो गई, क्लियर हो गई। कहने का मतलब है कि इसमें नर और मादा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मतलब इसके बिना ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्या है इसमें? तो अलैंगिक जनन है। अगला क्या है इसमें? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है और इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा देखेंगे अब। किसका? अलैंगिक जनन का। किसका परिभाषा देखते हैं? अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन का परिभाषा यहां से क्या बनेगा? तो अलैंगिक जनन को इसी का क्या कर देंगे? सिर्फ हम लैंगिक का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। इसका देखते हैं। तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। एकदम क्लियर। कह रहा है क्या कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होती है? जिसमें नर और मादा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मतलब कहने के मतलब है इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कहने के मतलब है कि लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता हो रही थी और इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं हो रही है और इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। मतलब कहने के मतलब है यहाँ से कि लैंगिक जनन में नर और मादा पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है और इसमें पुरुष और स्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें अकेले जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है और इसमें अकेले जीव अपनी संख्या में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। जैसे देखेंगे इसमें कौन कौन आता है। जैसे में तो जैसे में आपका इसमें आता है अमीबा। क्या आता है? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, खमीर। क्या आता है? खमीर। ये सारी चीज इसमें क्या आता है। देखते हैं इसमें कौन कौन आया? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और कौन? खमीर। अब देखिए ये सभी जीव ऐसा जीव है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होता ही नहीं है। ये सभी जीव जो भी है एक कोशिकीय जीव में आता है। कौन सा जीव में आता है? एक कोशिकीय। मतलब एक कोशिका का क्या है? ये सभी जीव बना हुआ है और इसको अगर अपनी संख्या में वृद्धि करना होता है, जैसे ले लेते हैं उदाहरण किसका? हम अमीबा का ले लेते हैं। अगर अपनी संख्या में वृद्धि करना रहता है तो इसमें द्विखंडन विधि होती है, द्विविभाजन विधि होती है। जैसे में अमीबा का ले लेते हैं तो अमीबा मान लेते हैं कि ये क्या है? अमीबा है और इसके बीच में एक केंद्र होती है। अगर ये अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि ये उत्पादों का बना होता है। चलिए देख लेते हैं। अब अगर इस अमीबा को अपनी संख्या में वृद्धि करना रहता है तो देखिए किस तरह से अपनी संख्या में वृद्धि करता है। यहाँ पर इस तरह से क्या होता है? ए टूटना शुरू करता है बीच से, केंद्र से, और इस तरह से देखिए ए बीच से केंद्र से टूटना शुरू हुआ और आधा केंद्र इधर और आधा केंद्र उधर और एक छोटे से अमीबा का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा अमीबा है। अब इस अमीबा को क्या जरूरत पड़ी कि हम अपनी संख्या में क्या कर ले? वृद्धि कर ले। क्या कर ले? वृद्धि कर ले। जब वृद्धि करने की आवश्यकता इसको आती है तो देखिए यहाँ से इसी अमीबा को हम यहाँ पर तोड़कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आधा केंद्र इधर आ रहा है और आधा केंद्र इधर जा रहा है और इस तरह से आगे चलकर ये पूरा क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये क्या कर जाता है? पूरा टूट जाता है और एक छोटे से अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। एक फिर छोटे से अमीबा का, दो अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अब देखिए ये अमीबा दो अमीबा बन गया, फिर ये अमीबा थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर अब ये क्या करेगा? इसमें क्या होगा? द्विखंडन होगा। मतलब कहने का मतलब एक अमीबा से दो अमीबा का क्या होते जाता है? निर्माण होते जाता है। तो इस तरह से अब बताइए इसमें क्या नर और मादा की आवश्यकता हुई?
नहीं हुई, क्योंकि ये अपनी संख्या वृद्धि द्विखंडन विधि के द्वारा क्या कर रही है। तो एक क्लियर यहाँ से हो गया कि इसमें अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है और लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। क्लियर, यहाँ से कंफर्म आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव उठाने के काम करता है। अमीबा जनन की कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है, तो कौन सी प्रक्रिया को, तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाता है। क्लियर हो गया यहाँ से। इसके बाद और क्वेश्चनों को हम इसमें देखने के काम करेंगे, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चनों को। जैसे में यहाँ से देखते हैं तो निषेचन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, निषेचन भी आपका बनता है, VVI क्वेश्चन, इसको लगाने के काम कीजिएगा। निषेचन अगर देखते हैं तो निषेचन को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चलिए, अब निषेचन होता क्या है पहले ये समझेंगे। यहाँ से निषेचन को अगर देखा जाए तो निषेचन को अपनी भाषा में मेल या मिलन भी कह सकते हैं, या मेल या मिलन कह सकते हैं। निषेचन को अपनी भाषा में मेल या मिलन कह सकते हैं। अब निषेचन को यहाँ मेल या मिलन, किसका मेल किसका मिलन, ये चीजों को देखना है। निषेचन का अर्थ तो निकाल दिए, मेल या मिलन, तो किसका मेल होता है किसका मिलन होता है, तो ये चीजों को हम देखेंगे। तो इसमें अंडाणु और शुक्राणु का क्या होती है, मिलन होती है। अंडाणु और शुक्राणु, देखिए अब एक नया वर्ड यहाँ से 2 वर्ड ला दिए। एक आया क्या, अंडाणु, और दूसरा क्या आया, शुक्राणु। क्या आया, शुक्राणु। एक नया वर्ड यहाँ से चलाया। अंडाणु क्या होता है और शुक्राणु क्या है, तो ये दोनों, ये क्या होता है, युग्मक। अंडाणु युग्मक, इसको भी क्या, शुक्राणु को युग्मक कहते हैं। युग्मनज नहीं, युग्मक। क्या, युग्मक। ये किसका युग्मक है, युग्मक। एक किसका युग्मक है, किससे स्खलित होने वाला है, तो किससे, मादा से। और एक किसका युग्मक है, किसका युग्मक है, तो ये किसका है, नर का। नर मतलब क्या, पुरुष, और मादा मतलब क्या, स्त्री। मतलब अंडाणु किसका, मादा का, और शुक्राणु किसका, नर का। मतलब कहने का मतलब ये दोनों युग्मक है। और पूछेगा कि इनमें से नर युग्मक कौन है, तो कौन सा नर युग्मक होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु होता है। मतलब अंडाणु जो है किससे स्खलित होने वाला, मादा से, और शुक्राणु किससे, तो नर से। तो इसी का मिलन को ही, इसी के मिलन को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ से देखो, इसका परिभाषा को लिखने का काम करते हैं, एकदम सटीक परिभाषा इसका यहाँ से आएगा, कुछ दिक्कत इसमें होने वाली नहीं बात है। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो निषेचन किससे कहते हैं, तो मेल या मिलन इसका अर्थ होता है। तो किसका मेल, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, देखते हैं आंसर देखते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलिए, एकदम सटीक कह रहा है। क्या क्या कह रहा है इसमें, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। अंडाणु और कौन, शुक्राणु, और ये जहाँ पर जाकर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखो यहाँ पर से हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नर, और एक तरफ कौन ले लेते हैं, मादा। नर बोले तो क्या, पुरुष, और मादा बोले तो क्या, स्त्री। और नर का भी क्या बता रहे थे, नर का युग्मक क्या है, युग्मक क्या है, तो शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु है। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, शुक्राणु ले लिए। और मादा का युग्मक क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु है। और ये दोनों जहाँ पर जाकर मिला, ये दोनों जहाँ पर जाकर क्या किया, मिला, उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। उसी के क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका परिभाषा और आप बना सकते हैं कि मादा का अंडाणु और किसका, नर का शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर का क्या, शुक्राणु, और मादा का क्या, अंडाणु। मादा का क्या यहाँ पर, अंडाणु। और ये दोनों जहाँ पर मिलेगा,
जहाँ पर मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नर और मादा इसके साथ लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो जांचने वाले रहेंगे उनको पता है कि जब इतना लिखा है तो कन्फर्म है अंडाणु किसका युग्मक है, तो मादा का, और शुक्राणु किसका युग्मक है, तो नर का है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि निषेचन किसे कहते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। अब निषेचन का भी इसमें क्या होती है, प्रकार होती है। निषेचन कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक अंतः निषेचन और दूसरा क्या होता है, बाह्य निषेचन होती है। चलिए वो दोनों प्रकार को हम क्या करते हैं, देखने के काम करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं निषेचन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। चलिए यहाँ से क्या है, देखने के काम करते हैं। अब निषेचन के प्रकार देखते हैं, तो निषेचन का 2 प्रकार, एक होता है अंतः निषेचन पहला, और एक क्या होता है, बाह्य निषेचन। निषेचन अंतः निषेचन को अगर देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर जैसे जनन आपका 2 भागों में बटा, 2 प्रकार का हुआ, लैंगिक और अलैंगिक। तो इस तरह से निषेचन भी आपका 2 प्रकार का हुआ। मतलब निषेचन में तो मिल ही रहा है, अंडाणु और शुक्राणु मिल रहा है। निषेचन में मिल रहा है क्या, अंडाणु और शुक्राणु मिल रहा है, लेकिन अब 2 तरीका से मिल रहा है। मतलब एक होता है अंतः निषेचन होता है, मतलब अंतः निषेचन, और एक क्या होता है, बाह्य निषेचन। अब ये दोनों को हम समझेंगे। अंतः मतलब क्या होता है, अंदर। अंतः मतलब क्या, अंदर, अंदर का निषेचन। अब बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब किसका, बाहर का निषेचन। अब यहां से हम देखेंगे अंदर का निषेचन क्या होता है और बाहर का निषेचन क्या होता है। ये चीजों को यहां से हम समझने का काम करेंगे, और ये चीज क्लियर कर देते हैं आपको कि निषेचन में मिल रहा है कौन, अंडाणु और शुक्राणु, और ये दोनों में भी मिलेगा कौन, अंडाणु और शुक्राणु ही मिलेगा। लेकिन दोनों की मिलने का स्थान थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। स्थान मिलने का चेंज क्या होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले अंदर अंतः निषेचन को देखते हैं, तो जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर से क्या होती है, मादा के शरीर के अंदर होती है। देखिए दोनों में, यहाँ निषेचन में हो रहा है क्या, तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो रहा है, लेकिन यहाँ से इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन या निषेचन, मिलन या निषेचन, मिलन मादा के शरीर के, मादा के शरीर के अंदर होता है। चलिए देखिए कह रहा है जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के क्या होती है, अंदर होती है। क्या होता है, अंदर होता है। मतलब कहने का मतलब मिल ही रहा है क्या, अंडाणु और मिल रहा है कौन, शुक्राणु मिल रहा है। वहाँ पर मिला भी रहा था किसको, अंडाणु और शुक्राणु, लेकिन स्थान थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि अंतः निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलता है, तो मादा के शरीर के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, मादा के शरीर के अंदर मिलता है। तो अंदर मिलता है तो कौन सा निषेचन, अंतः निषेचन। मिल रहा है कौन, अंडाणु और शुक्राणु। यहाँ से सटीक परिभाषा, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के क्या हो, अंदर हो, मादा के शरीर के क्या हो, अंदर हो, उसे क्या कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे में देखेंगे तो जैसे में क्या मनुष्य आएगा या नहीं आएगा, मनुष्य आएगा, कन्फर्म आएगा। फिर क्या आएगा, जानवर आएगा आपका। उसके बाद क्या आएगा आपका, पक्षी आएगा। फिर उसके बाद और बहुत सारे चीज़ इसके अलावा भी आएगा आपका, मछली भी आपका इसमें चला आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, अब देखते हैं कि मनुष्य इसमें एग्जाम्पल आया कि मनुष्य इसमें, तो इसका एग्जाम्पल बैठाते हैं। अब बताइए यहाँ से कह रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अब बताइए मादा, मनुष्य में अगर देखा जाए तो मादा मतलब क्या, स्त्री। क्या मादा मतलब क्या, स्त्री। अब बताइए मनुष्य में गर्भ धारण करने के काम कौन करती है, तो मादा करती है। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होगा, तो मादा के शरीर के अंदर होगा, क्योंकि गर्भ धारण कौन कर रही है, तो कौन कर रही है गर्भ धारण, तो मादा कर रही है मनुष्य में।
तो इस अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा कहाँ? तो मादा के शरीर के अंदर होगा। तो यहाँ से आपका सटीक परिभाषा बैठ जाएगा। जानवरों में वैसी, पक्षी में वैसी और मछलियों में वैसी होती है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है तो कौन सा निषेचन? अंतःनिषेचन। और जस्ट विपरीत हो जाएगा आपका कौन सा? बहिर्निषेचन हो जाएगा, मतलब बाहरी निषेचन। मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के कहाँ? बाहर। अंदर होगा तो अंत और बाहर होगा तो बाहर, बहिर्निषेचन। चलिए उसका भी परिभाषा देख लेंगे, एकदम कुछ नहीं है। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका परिभाषा यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर से कहाँ होती है? बाहर होती है, बाहर होता है। मादा के शरीर से कहाँ होता है? मादा के शरीर से बाहर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बहिर्निषेचन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ से क्या कर लेंगे? हम चेंज कर लेंगे। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल इसमें आता है कौन? मेढक आता है। कौन आता है? मेढक आता है। इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि अंतःनिषेचन में क्या था कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन मादा के शरीर के अंदर, लेकिन बहिर्निषेचन में क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जो होती है मादा के शरीर के बाहर होती है। अब देखिए इसमें सटीक उदाहरण कौन आया? मेढक आया। अब देखो इसमें हम मेढक को दिखाने के काम बताने के काम करते हैं कि मेढक कैसे करता है। तो जब देखते होंगे बरसात के दिनों में, खास करके कब? बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में बहुत सारे मेढक एक जगह पानी में क्या होता है? शांत जल में क्या करता है? शांत जल में खड़े होकर वो क्या करता है? अपनी जो नर मेढक होता है, जो अपना क्या? शुक्राणु। नर मेढक कौन? शुक्राणु। और मादा मेढक कौन? अंडाणु। वो शांत जल में क्या कर देता है? बाहर छोड़ देता है। और वो शांत जल में जाकर एक लार्वा की तरह बनाता है, उसमें गांठ बनता है और उस तरह से अंडाणु शुक्राणु उसी गांठ में क्या करता है? मिलता है। और इस तरह से फिर वो उससे क्या उत्पन्न होती है? संतान उत्पन्न होती है। जैसे हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि देखिए शांत जल में होता है क्या? बरसात के दिनों में ये शांत जल ले लेते हैं और इसमें एक मेढक, मतलब नर मेढक, कौन? मादा मेढक। और नर मेढक कौन? शुक्राणु को छोड़ने का काम करता है और मादा मेढक कौन? अंडाणु को। और ये इस तरह से शुक्राणु छोड़ता है, शांत जल में एक लार्वा की तरह बनाता है इस तरह से, और इसमें एक गांठ बनता है इस तरह से, और ये बड़े होकर फिर थोड़े सा समय इसमें लगता है। इसके बाद ये क्या करता है? संतान उत्पन्न करने के काम यहाँ से होता है। तो ये बताइए क्या मादा के शरीर के अंदर अंडाणु शुक्राणु का मिलन हुआ? नहीं, क्योंकि ये शांत जल में अंडाणु शुक्राणु को क्या कर दिया? छोड़ दिया। बहता जल में नहीं, बहता जल में करेगा, छोड़ेगा अंडाणु शुक्राणु को तो क्या कर जाएगा? बह जाएगा और कभी मिलेगा नहीं। तो कैसा जल होना चाहिए? शांत जल होना चाहिए। इस तरह से संतान क्या करता है? उत्पन्न करने के काम करता है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म आपका निषेचन, अंतःनिषेचन और बहिर्निषेचन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का एक टॉपिक और एक पॉइंट बताना चाहते हैं। यहाँ से एक लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लाएंगे, वीडियो बाय वीडियो करके लाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले आगे चलेंगे इसमें निषेचन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है, युग्मनज। क्या आता है? युग्मनज आता है। चलिए देखते हैं युग्मनज में अगर देखा जाए, युग्मनज क्या? युग्मनज। युग्मनज को अगर देखते हैं इंग्लिश में तो हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं? युग्मनज को जाइगोट कहते हैं। चलिए देखते हैं युग्मनज होता क्या है, युग्मनज किस प्रक्रिया में अपनाई जाती है। तो युग्मनज भी जो होता है ये जनन की प्रक्रिया में ही अपनाई जाती है, अलग नहीं। ये किसकी प्रक्रिया में? जनन की प्रक्रिया में। ये होता क्या है? तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ से एक अथी बताना चाहेंगे। यहाँ से सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे तो जनन प्रक्रिया के अंतर्गत दो जनन अंगों से उत्पन्न अंडाणु और दो जनन अंगों से उत्पन्न दो जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद एक नई कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? तो युग्मनज कहते हैं। देखिए यहां से देखेंगे, जनन प्रक्रिया के अंतर्गत दो जनन अंगों से उत्पन्न दो जनन कोशिकाएं, कोष्ठ में क्या? अंडाणु और शुक्राणु मिलने के
बाद एक नई कोशिका का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे युग्मनज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा, इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है इसमें कि जनन प्रक्रिया के अंतर्गत, किसके? तो जनन प्रक्रिया के अंतर्गत, मतलब युग्मनज की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? तो जनन प्रक्रिया के अंतर्गत। क्या है? जनन प्रक्रिया के अंतर्गत दो जनन अंगों से, यहाँ क्या होगा? दो जनन अंगों से उत्पन्न दो जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद एक नई कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले समझेंगे। युग्मनज की प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनाई जाती है, ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहा दो जनन अंगों से उत्पन्न, तो दो जनन अंग कौन कौन? एक नर, तो एक जनन अंग नर का हुआ और एक जनन अंग किसका? मादा का। तो दो जनन अंगों से उत्पन्न, तो नर के दो जनन अंगों से उत्पन्न दो जनन कोशिकाएं, तो दो जनन कोशिकाएं कौन कौन? अंडाणु और शुक्राणु। तो दो जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु किसका कोशिका यहाँ पर आया? तो मादा का। और शुक्राणु किसका कोशिका यहाँ पर आया? तो नर का आया। दो जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद एक नई कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम देखने का प्रयास इसको करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताए अभी, हम यहाँ पर देखते हैं, नर ले लेते हैं और अगला क्या? मादा। और उसके बाद इसका क्या? शुक्राणु। और इसका क्या? अंडाणु। इसका क्या? अंडाणु। और ये शुक्राणु अंडाणु जहाँ मिला, तो वहाँ क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। और मिलने के बाद कर रहा है, तो मिलने के बाद जो आकृति बनेगी, जो कोशिका बनेगी, उसी कोशिका को युग्मनज कहते हैं। उसी कोशिका को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। देखिए अब परिभाषा के साथ इसको मिलाते हैं। कह रहा है जनन प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रक्रिया कब अपनाई जाएगी? तो जनन प्रक्रिया जब जीव अपनी संख्या में क्या करना चाहेगा? वृद्धि करना चाहेगा, अपने जैसा संतान उत्पन्न करना चाहेगा, तब ये प्रक्रिया को अपना सकता है। चलिए, तो जनन प्रक्रिया के अंतर्गत दो जनन अंगों से उत्पन्न, तो दो जनन अंग कौन कौन? एक नर का जनन अंग, एक मादा का जनन अंग। दो जनन अंगों से उत्पन्न दो जनन कोशिकाएं, तो दो जनन कोशिकाएं देखिए कोष्ठ में लिखे, अंडाणु और कौन? शुक्राणु। तो शुक्राणु और कौन? अंडाणु। यहाँ हो गया। हाँ, मिलने के बाद, तो मिलन कहाँ हो रहा है? अभी बताए थे क्या हो रहा है? निषेचन पर हो रहा है। क्या हो रहा है? निषेचन। तो मिलने के बाद यहाँ अंडाणु शुक्राणु दोनों क्या कर गया? मिल गया। तो मिलने के बाद, तो बाद नीचे जाएगा कोई ऊपर आएगा? नीचे जाएगा। तो मिलने के बाद जो नई कोशिका का क्या होता है? यहाँ पर निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो ये परिभाषा देखिए इसके एग्जाम्पल के साथ एकदम सटीक बैठ रहा है। हाँ, क्या करा? जनन प्रक्रिया के अंतर्गत दो जनन अंगों से उत्पन्न दो जनन कोशिकाएं अंडाणु और कौन? शुक्राणु मिलने के बाद एक नई कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो सटीक रूप से आपका यहाँ से इसका परिभाषा क्या हो गया? बैठ गया। तो कन्फर्म है कि आज जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताए हैं, जो भी पॉइंट बताए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे और वीडियो में लाएंगे। जैसे मादा जनन अंग में सभी अंगों को देखेंगे, कौन कौन सा जनन अंग आता है उसमें। जैसे आपका आता है क्या? गर्भाशय आता है, अंडाशय आता है, फिर अंडवाहिनी नली आता है, योनि आता है। पुरुष जनन अंग में देखेंगे तो विरेचन, अधिविरेचन, शीशन, शुक्राशय,
शुक्रवाहिका, ये सभी आता है। तो ये सभी चीज़ों को हम चित्र के माध्यम से अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कन्फर्म आपको ये जब देखिएगा, ये सभी चीज़ जो होता है ये जो आपके पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन बनने के काम करेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से निकलने के काम करेगा। तब तक इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए और देखने के काम कीजिए, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी इस वीडियो के माध्यम से क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। क्योंकि इतना इजीली से आपको बताया गया है कि कन्फर्म हमको पूरा विश्वास है कि आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। इसके बाद इससे जुड़े हुए बहुत क्वेश्चनों को, मेन क्वेश्चनों को जो आपके पेपर में उठाने का काम करता है उसको लाने के काम करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उसको भी क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।